हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम लाइट चैप्टर कर रहे थे, हमने फर्स्ट हाफ चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट वीडियो में, और आज हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या किया है, हमने रिफ्लेक्शन पोर्शन जो है लाइट चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम सेकंड वीडियो जो हम पढ़ेंगे वो रिफ्रैक्शन से होगी। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया है, हमने रिफ्लेक्शन पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक। चैप्टर का जो सेकंड हाफ है वो है हमारा रिफ्रैक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। क्या लिखा है रिफ्रैक्शन में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कहा है द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहा है भाई? जब आपकी रे ऑफ लाइट, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ दो मीडियम है। ये आपकी मीडियम 1 है और यहां पर आपकी मीडियम 2 है। एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक है भाई, रे ऑफ लाइट आई है ऐसे। अब ये इस मीडियम से पास होगी। ये हमने नॉर्मल बना दिया, यहां पर नॉर्मल बनाया, ठीक है भाई। अगर ये मीडियम चेंज ना होती तो ये रे ऑफ लाइट जो है सीधे निकल जाती। तो हमने बनाया भाई, ये मान लो अगर ये रे ऑफ लाइट ना होती तो ये यहां से पास हो जाती, ठीक है भाई। पर क्योंकि यहां पर एक मीडियम है, यहां पर एक मीडियम 1 थी, अब मीडियम में चेंज हुआ है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक गई है। तो लाइट क्या करेगी, अपने रास्ते से जहां जाना चाहिए था उससे हल्का सा बेंड हो जाएगी, ठीक है भाई। इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। जब लाइट आपकी सीधी चलती हुई एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक जाए और बेंड हो जाए हल्की सी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है भाई। यहां पर एंगल्स भी देख लेते हैं। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टेड रे। ये होती है हमारी नॉर्मल, और ये कौन सी रे होगी? सॉरी, ये इंसिडेंट रे होगी। ये कौन सी रे होगी भाई? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे होगी? इंसिडेंट रे। ये कौन सी होगी भाई? इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और ये वाली कौन सी होगी? रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है भाई। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी? आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन। एक बार फिर देख लेते हैं। लाइट आई एक मीडियम से दूसरी मीडियम में गई। अगर ये मीडियम में चेंज ना आता तो लाइट सीधी जाती। अब ये चेंज आने की वजह से अपने पाथ से वो थोड़ा बेंड हो गई, सीधे ने जाकर हल्का सा इधर हो गए। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, अब ये लाइट है, ये बेंड होने का क्या कंसेप्ट है? किस डायरेक्शन में बेंड होगी? ये इधर बेंड होगी या इधर बेंड होगी? ये देखो क्या होता है। तो हम दो कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन है, ये हमारी मीडियम है। यहां पर जो मीडियम 1 है, मीडियम 1 जो है भाई वो क्या है? रेयरर है नेचर में, यानी हल्की है, ठीक है। और मीडियम नंबर 2 जो है, मीडियम 2 जो है वो डेंसर है, डेंसर है, ठीक है भाई। यानी ये थोड़ी इससे ज्यादा डार्क, गाढ़ी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, एक रे ऑफ लाइट आएगी, रे ऑफ लाइट आई, इंसिडेंट रे आई एक, ठीक है भाई। यहां पर नॉर्मल होगा कहीं पर, उसको जाना चाहिए था सीधा, क्योंकि अब मीडियम में चेंज आया है। और ये जो रे आई कहां से है? रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है भाई। तो जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये इसका एक्चुअल पाथ है, ये इससे टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि रे यहां से निकल जाएगी, ठीक है भाई। तो अगर आप देखो इसमें कंक्लूजन क्या है, अगर आपकी इफ रे ऑफ लाइट कमिंग from
रेयरर मीडियम टू denser medium, it bends towards normal, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है भाई, अब इसको याद कैसे रखना है? हमने देखा कि जो रे ऑफ लाइट है वो रेयर से कहाँ गई? रेयर से डेंसर में गई है, तो क्या हुआ है? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर आप इसको याद रखना है तो ये R से जब D में जाती है तो क्या होता है? टुवर्ड नॉर्मल, यानी कि R से D में गई, यानी रेयर से डेंसर में गई, तो क्या हो जाएगा? टुवर्ड नॉर्मल, यानी कि कोड वर्ड याद रख लेना RDT। अगर आपकी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, अब दूसरा केस देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा केस है, ये जो मीडियम 1 है ये इस बार आपकी डेंसर है। ठीक है भाई, और जो मीडियम 2 है वो आपकी इस बार रेयरर है। ठीक है, अब देखो एक रे ऑफ लाइट आई यहां पर। ठीक है भाई, अगर वो मीडियम ना होती कोई चेंज तो सीधी निकल जाती है भाई। रे ऑफ लाइट आई है, सीधी निकल जाती, क्योंकि अब डेंसर से रेयर है तो ये अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से दूर जाएगी, अपने एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से दूर, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये चली जाएगी यहां पर। ठीक है भाई, अब ये अवे चली गई और पहले ये टुवर्ड्स आई थी नॉर्मल। ठीक है भाई, समझ में आई बात? अब ये अवे चली गई है अपनी मीन पोजीशन से, पहले टुवर्ड्स थी, तो इसके लिए भी हम लिखेंगे इफ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स away from the normal। ठीक है भाई, इस केस में क्या हो रहा है भाई हमारे पास? अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यानी कि आप इसका डी वर्ड उठा लो, इसका R और अवे। ठीक है भाई, तो डेंसर से रेयर जाने पर नॉर्मल से अवे शिफ्ट होती है। ठीक है, यानी कि DRA, एक है RD तो T, RD के साथ T और DR के साथ A। ठीक है भाई, RD के साथ T है और DR के साथ A है। अगर आपकी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आपको याद हो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता था। ठीक है, और साथ ही साथ अब हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आएगा। अब देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसके भी हमारे पास दो लॉज हैं। पहला लॉ कहता है हमें द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो पहला पॉइंट है वो दोनों केस में सेम है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। कहा है कि अगर रिफ्रैक्शन हुई, मान लो रे ऑफ लाइट आई है, यहां से निकल जाना चाहिए था इसको, पर ये हल्का सा बेंड हो गई है। ठीक है, तो ये वाली रे कौन सी होगी भाई? ये होगी इंसिडेंट रे। ये जो जाएगी ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, और ये लाइन नॉर्मल। तो कहा है नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करती है। कहां पर? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। जहां पर पॉइंट कांटेक्ट का पॉइंट होगा वहां पर ये सेम प्लेन पर लाई करती है। यही चीज हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ी थी। ठीक है, अब जो उस केस में हमारे पास सेकंड लॉ था वो था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये वाला एंगल
बराबर होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, पर यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में अगर आप देखो तो I इक्वल टू R तो नहीं आएगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंस है, सेम तो नहीं आएगा। उसी के लिए सेकेंड लॉ है हमारे पास। सेकेंड लॉ कहता है व्हेन अ रे ऑफ लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन देन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि साइन I का रेशियो साइन R के साथ बराबर होता है कांस्टेंट के। यानी कि कभी भी आप रेशियो निकालोगे साइन I का साइन R के साथ, रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स आएगा, रेशियो की वैल्यू फिक्स आएगी, यानी कि कांस्टेंट आएगी। ठीक है भाई। और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे म्यू होता क्या है। म्यू का नाम जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है भाई। तो दो लॉज हैं यहां पर हमारे पास, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला कहता है कि भाई जो इंसिडेंट रे है और जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। सेकंड लॉ में कहता है कि जो साइन I का रेशियो साइन R के साथ वो हमेशा फिक्स आएगा। ठीक है भाई। तो ये दोनों लॉज हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अगर आपकी लाइट की रिफ्रैक्शन किसी एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हो तो क्या कंडीशंस होंगी, इसको देखते हैं भाई। मान लो ये आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ठीक है भाई। मान लेते हैं, अच्छा एक बात और, अगर मैं आपको बोलूं ये एयर से ग्लास में आ रहा है, आप मुझे बता सकते हो डेंसर कौन सी और रेयर कौन सी मीडियम है। तो जो ग्लास है वो हमारी डेंसर मीडियम है और जो एयर है हमारी वो रेयर मीडियम है। ठीक है। तो अभी जो लाइट है वो रेयर से डेंसर में आएगी। देखते हैं क्या कंडीशन होती है। मान लो एक रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट होती है नॉर्मल से, मान लो अगर वो रिफ्रैक्ट ना होती तो सीधी निकल जाएगी। ठीक है भाई। पर क्योंकि वो एयर से डेंसर में आई है तो आपको याद होगा अगर रेयर से डेंसर में आए तो टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। RDT था और DRA था, RDT। ठीक है। अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो हमारी टुवर्ड, ये हमारी जो लाइट है टुवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो गई। ठीक है भाई। ये वाला जो एंगल बनता है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ लाइट ऐसे आई है, ऐसे चली गई है। ठीक है भाई। ये वाला एंगल जो बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि R। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब ये यहां पर टकराएगी, यहां पर भी मीडियम में चेंज आएगा। ठीक है। इसको जाना चाहिए था सीधा भाई, यहां निकल जाना चाहिए था इसको, पर क्योंकि ये डेंसर से रेयर में जा रही है। अब देखो ये डेंसर वापस यहां पर एयर है और एयर आपकी रेयर। ठीक है भाई, सॉरी रेयर। तो जब डेंसर से लाइट रेयर में जाएगी, यानी कि डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। तो इसको जाना चाहिए था यहां, अब ये किधर शिफ्ट होगी, अवे, यानी कि ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है भाई। तो ये इसकी डायरेक्शन। अब यहां पर ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है भाई, ये इस बार इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको R1 मान लेते हैं। अब देखो यहां पर लाइट आई है, टकराई है, यानी अब ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला एंगल क्या होगा भाई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम I2 बोलते हैं। ठीक है। और ये वाला एंगल क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, R2। ठीक है भाई। अब देखो इसमें हुआ क्या है, ग्लास स्लैब में हुआ क्या है, जब लाइट एंटर की है ग्लास स्लैब में तो वो बेंड हो गई, पर अगर हमने उसका पाथ ड्रॉ किया कि वो बेंड ना होती तो कहां पर जाती। ठीक है भाई। और बेंड होने के बाद वो टकराई, वापस से सेम मीडियम में चली गई, और जब उसने अपना पाथ फॉलो किया तो हमने ऑब्जर्वेशन की कि जो उसका एक्चुअल डायरेक्शन थी वो दोनों बार रिफ्रैक्ट होने के बाद सेम डायरेक्शन में मूव की, यानी कि इनिशियल वाली लाइन और जो फाइनल वाली लाइन है दोनों आपस में पैरेलल है।
ठीक है भाई, ये इसका कंक्लूजन आता है कि कितनी भी मीडियम चेंज हो जाए, अगर सेम मीडियम में जाएगी तो सेम डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी उसकी, ठीक है भाई। तो यहां पर एक टर्म आती है कि यहां पर ये जो एक्चुअल पाथ था इसका और जो अब पाथ है उसमें कुछ शिफ्ट आया है, ठीक है, यहां से यहां शिफ्ट हो गई, तो इस शिफ्ट को ही हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है भाई। ये कितना शिफ्ट हुई है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है भाई। तो ये एक्चुअल पाथ से कितना शिफ्ट हुई है इसको हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। मेन बेसिकली आपको ये डायग्राम ही समझ में आना चाहिए। इस डायग्राम में हुआ क्या है, जो रे ऑफ लाइट आई, अगर उसका हमने पाथ बनाया, एक्चुअल में उसको जाना कहाँ चाहिए था, और रिफ्रैक्शन के बाद, वापस से रिफ्रैक्शन के बाद उसने अपना सेम डायरेक्शन फॉलो की, या फिर कहो अपने इनिशियल लाइन के पैरेलल हो गई, ठीक है भाई। इसका कंक्लूजन हमारा यही निकलता है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देख लेते हैं होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डेफिनेशन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, डिनोट करते हैं म्यू से, ऑफ अ मटेरियल इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट सी इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी, ठीक है भाई। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है म्यू का, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। भाई स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, ये तो हमें पहले से पता है, सी होती है उसकी वैल्यू, डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी किसी एक मीडियम में कितनी स्पीड है लाइट की, ठीक है, उसको हम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये तो रही डेफिनेशन की बात। अगर मैं आपको कहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है, तो आप समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्शन में काम आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि लाइट जब आएगी वो कितना बेंड होगी, भाई वो हल्का सा बेंड होगी, बहुत ज्यादा बेंड होगी, वो दूर चली जाएगी, पास चली जाएगी बेंड होने के बाद, तो कितना बेंड होगी ये कौन डिफाइन करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भाई। जितनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उतना बेंड होने के चांस ज्यादा होंगे, और जितनी कम वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उतने कम बेंड होने के चांस होते हैं, ठीक है भाई। मान लो कि भाई ये मीडियम है 1, यहां से रे ऑफ लाइट आई, ऐसे उसको जाना चाहिए था, अब वो बेंड हो गई, ठीक है। और सेम केस, एक और केस लिया हमने, सेम मीडियम, अलग मीडियम है, उसको यहां से जाना चाहिए था, वो यहां पर बेंड हुई, तो ये अलग अलग बेंड होगी, ये कौन बताता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और होता क्या है, ये एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट से ही होता है। मान लेते हैं हम जैसे एयर है, भाई यहां पर एयर है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी होती है, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये स्पीड जो है एयर से, मान लो वाटर में आ रहे हैं, वाटर में लाइट आ रही है, अब आप मुझे खुद बताओ बात कि एयर से जब लाइट वाटर में आएगी, क्या उसकी स्पीड बढ़ने का कोई चांस है? भाई आप खुद सोचो कि एयर तो बहुत रेयर है, लाइट है, वाटर डेंसर है, यानी वो रोकने की कोशिश करेगा स्पीड को, लाइट की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे आएगी तो स्पीड ऑफ लाइट हल्की सी कम हो जाएगी, ठीक है। अब खुद सोचो, कम होने पर कोई दूर तो नहीं जाएगा, कम होने पर पास ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये जानी चाहिए यहां थी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो ये थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, यानी स्लो हो जाएगी लाइट। अगर तेज होती तो निकल जाती, और ऊपर से अब ये स्लो हुई तो थोड़ा नीचे आ जाएगी, यानी नॉर्मल अपने एक्चुअल पास से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, पास आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सिंपल भाषा में अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें इसका, तो म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। भाई आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, और आपको दिया है कि स्पीड इतनी है किसी एक मीडियम में, मान लो तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहीं पर। आपको कहा कि एक मीडियम m है, उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। कहा है कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कितनी होगी, तो भाई म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/v। c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में कितना है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। भाई इसको जब आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ध्यान रहे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई
यूनिट नहीं होगी। क्यों यूनिट नहीं होगी? क्योंकि ऊपर भी स्पीड है और नीचे भी स्पीड है। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है भाई, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब जो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसको बच्चों को समझने में दिक्कत जो आती है वो आती है मेनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जब एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम में निकाले तो दिक्कत आती है, तो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब अगर वैक्यूम से किसी मीडियम में आ रही है तो हमारे पास फॉर्मूला है, पर अगर कहें कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है तो बताओ क्या होगा, मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है तो बताओ क्या होगा। ठीक है भाई, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी किसी के रेस्पेक्ट में किसी के साथ। मान लेते हैं भाई ये हमारे पास एक मीडियम यहां पर 1 है, मीडियम 1 और यहां पर मीडियम 2 है। ठीक है भाई, यहां पर स्पीड जो है वो v1 मानी जाएगी और यहां पर स्पीड v2। रे ऑफ लाइट जो है यहां से आई और यहां से निकल गई। अभी हम ये नहीं देखेंगे अवे गई है टुवर्ड गई है, हमें उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ वैल्यूज देख रहे हैं। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ1 होगा क्योंकि 1 मीडियम है, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होगा। ठीक है, तो लाइट आई किस मीडियम से है? 1 से। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? μ1 to 2, यानी जो लाइट है वो 1 से कहां गई है? 2 की तरफ गई है। कौन सी? 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में गई है। ये नोटेशन है 1 2, यानी जो लाइट है वो 1 से 2 गई है, नीचे से ऊपर लिखते हैं इसको। ठीक है भाई, अब इसका फॉर्मूला कैसा होता है? स्पीड की बात करें अगर हम, तो जो स्पीड है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन मीडियम 2, यानी जो जहां पर गई है वहां की स्पीड ऊपर आएगी और जहां से आई है वहां की स्पीड नीचे आएगी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला देख लो, μ1 से 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है भाई, तो ये इसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है भाई, अब ये जो μ1 2 है इसको हम कैसे लिखते हैं ये भी देख लो, कि जब कहीं पर लिखा है μ1 2 तो इसको हम लिखते हैं μ1 अपॉन μ2। ठीक है भाई, तो आप समझ गए होंगे अगर कहीं पर μ1 और μ2 लिखा है उसको हम μ1 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, μ1 2, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है भाई, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। मान लो 1 मीडियम से सेकेंड मीडियम में एक लाइट गई है, स्पीड है v1 1 मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, सेकेंड में v2 स्पीड है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है μ1 2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 की 2 के रेस्पेक्ट में, यानी लाइट जो है 1 से 2 में गई है, उसके केस में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी जहां पर गई है वहां पर स्पीड क्या है उसको ऊपर रखेंगे और जहां से आई है वहां पर स्पीड क्या है उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है भाई, ये हो जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ध्यान रहे ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग चीज होती है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, रिलेटिव में चीजें थोड़ी उल्टी हो जाती हैं। ठीक है भाई, तो μ1 2 का फॉर्मूला μ1 अपॉन μ2 है, पर इन टर्म ऑफ स्पीड तो v2 अपॉन v1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 अपॉन μ2 पर स्पीड v2 अपॉन v1, उल्टा होता है। कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन कैसे होती है मिरर से, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन कैसे होती है लेंसेज से, स्फेरिकल लेंसेज से। तो हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है। पहले लेंस की डेफिनेशन है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which is formed by joining two pieces of spherical glass। जब आप spherical glass के 2 पीस को लेकर ज्वाइन कराते हो तो आपके पास एक लेंस बनता है। स्फेरिकल ग्लास का मतलब आपके पास कुछ ऐसा ग्लास होगा, ऐसे 2 आपको ग्लास मिलाने हैं, मिलाकर जो एक पोर्शन कॉमन पोर्शन बनेगा उसको हम लेंस बोलते हैं। ठीक है भाई, जब हम 2 ग्लास स्फेरिकल सरफेसेज या फिर 2 स्फेरिकल ग्लास को हम मिलाते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के लेंस बनते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है
दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। अगर आपको याद हो कि हमारे पास जो मिरर थे वो भी हमारे पास दो टाइप के थे, और वो भी स्फेरिकल का पार्ट ही थे, स्फेयर का पार्ट थे। पर यहाँ पर एक जो स्फेयर है वो पूरा ग्लास का बना है, वहां पर हो सकता है किसी मटेरियल का बना था वो, या फिर वो सिर्फ होलो स्फेयर था। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड स्फेयर है ग्लास का। तो दो टाइप के लेंस होते हैं, एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और एक हमारे पास कॉनकेव लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या कहा है? इट इज अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस।
तो अब हमारे पास कुछ टर्म्स है जो कि लेंस से रिलेटेड है, एक एक करके टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो आती है ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है, अगर किसी लेंस में रे ऑफ लाइट एंटर करती है और बिना डाइवर्ज हुए निकल जाए, अगर किसी लेंस के अंदर कोई लाइट रे एंटर करती है और वो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जाए, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा इसका कि मान लो हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, रे ऑफ लाइट आए और ऐसे पॉइंट से पास हो कि डिफ्लेक्ट ना हो, तो जो पॉइंट आएगा उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन है। ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास टर्म आती है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और लाइन जॉइनिंग द एजेस ऑफ लेंस। क्या मतलब इसका? मान लो आपने एक लेंस बनाया है और यहां पर कहीं पर इसका ऑप्टिकल सेंटर है और आपने एज को, लेंस के एज को ज्वाइन किया एक लाइन से और उस लाइन की एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर होगी और साथ ही साथ कहां से पास होगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, इस लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है भाई? परपेंडिकुलर होती है और कहां से पास होती है? सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से। तो इस इमेजिनरी लाइन को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? हमने लेंस पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो हमने देखा था कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए तो वो कहां से डाइवर्ज या कन्वर्ज होती थी? फोकस से। यहां पर भी यही सेम चीज है, अगर किसी लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती हैं तो वो कहां पर डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज किस पॉइंट पर होती है? एक पॉइंट पर जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। डायग्राम देख लेते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए। मान लो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर कहीं पर फोकस है। अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहां से पास होगी? एक पॉइंट से पास होगी और उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी एक एक करके। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रूल्स टू फॉर्म इमेजेस। इमेज को बनाने के कुछ रूल्स है जो कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी है और कॉनकेव लेंस के लिए भी है। दोनों के लिए देख लेते हैं। इस साइड हम लिख लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और इस साइड हम लिखेंगे कॉनकेव लेंस के लिए। तो जल्दी जल्दी इसको हम पूरा कर लेते हैं। मान लो आपके पास एक लेंस है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहां पर F1 होता है और यहां पर 2F1 होता है, यहां पर कहीं पर F2 होता है और यहां पर मान लेते हैं 2F2 होता है। ये चीजें अभी हम लास्ट टाइम पढ़ के आ चुके हैं कि F2, 2F2, F1 क्या होता है। ठीक है, अगर पहला रूल है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहां से पास होगी भाई? वो पास होगी प्रिंसिपल फोकस से। पहला रूल। ठीक है, अब यही रूल हमारे पास कॉनकेव लेंस के लिए भी है। तो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहां पर F1 होता है, यहां पर 2F1 होता है, 2F1 होता है, यहां पर हमारा F2 होता है और यहां पर कहीं पर 2F2 होता है। ठीक है भाई, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अब ये जो लेंस है आपका, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, यानी लाइट को दूर भेज देगा। ठीक है, पर अगर इस लाइट को आप वर्चुअली पीछे मिलाओगे तो ये कहां से पास होगी भाई? फोकस से। तो इसके लिए भी रूल क्या है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल आए रे तो वो कहां से पास होगी? एक्चुअली में वर्चुअली कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। पहला रूल दोनों लेंसेज के लिए। दूसरा रूल देख लेते हैं। ये आप ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, यहां पर F2 और यहां पर 2F2।
दूसरा रूल कहता है हमें, अगर कोई रे फोकस से पास हो, कोई रे फोकस से पास हो तो वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यानी ये इसी रूल का इनवर्स है, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी और फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। यही रूल इसके लिए भी है, देख लेते हैं कैसे होगा। ये हमारे पास कॉन्केव लेंस, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 है, ये 2F1 है, यहां पर F2 और यहां पर 2F2। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे फोकस से पास हो, मान लो ये जो रे है आपकी ये से आ रही है, अगर ये लेंस ना होता तो ये कहां से पास होती भाई, फोकस से, तो ये कहां से कहां डाइवर्ज हो जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, अगर कोई रे फोकस से पास होती तो लेंस से टकराने के बाद कैसी हो जाएगी भाई, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दो रूल हो गए हैं। तीसरा रूल देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर और F1, यहां पर 2F1, यहां पर F2, यहां पर 2F2। अगर कोई रे, हमने पढ़ा था अभी डेफिनेशन में भी, अगर कोई रे कुछ ऐसे आएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जाएगी। ठीक है, यही रूल इसके लिए भी आता है। मान लेते हैं हमारे पास ये कॉन्केव लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, यहां पर F2 और यहां पर 2F2। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाएगी, सीधी बिना डिफ्लेक्ट हुए पास हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड रूल है। फोर्थ रूल, आखिरी रूल देख लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, देख लेते हैं पहले। मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 है, ये 2F1 है, यहां पर F2 है और यहां पर 2F2 है। तो अगर कोई रे F2 से पास हो, 2F1 से पास हो और लेंस से टकराए तो वो वापस कन्वर्ज होकर 2F2 से पास होगी। ठीक है भाई, जैसे अगर आपको याद हो कि हमने मिरर में पढ़ा था, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो टकराकर वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती थी। यहां पर भी वही केस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट है, यहां से अगर कोई जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, पर इस बार दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है भाई, यानी कि C से आई और C पर ही गई। ठीक है, अब एक केस आता है, इसमें भी यही केस, ये हमारे पास कॉन्केव लेंस है, ये F1 है, ये 2F1 है, यहां पर F2 मान लेते हैं, यहां पर 2F2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो अगर कोई रे कुछ ऐसे आए कि वो पास होती, कहां से पास होती भाई, वो होती 2F2 से, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक तरीके से माना जाए, तो वो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी कि वो हमें लगेगा कि वो कहां से आ रही होगी, दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है भाई, तो अगर कोई रे F2 से जाने वाली हो तो डिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी कि हमें लगेगा वो कहां से आ रही है, 2F1 से आ रही है। यानी यहां पर भी वही वाली बात है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होती है। ये वही वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए जो अभी हम करेंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट केस होता है हमारा पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, दूसरा होता है फोकस से है तो पैरेलल पास होगी, तीसरा केस होता है ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाएगी, और दूसरा आखिरी केस होता है फोर्थ केस, अगर आपका 2F1 से पास हो तो वो कहां से निकल जाती है, 2F2 से। और यहां पर अगर 2F2 से जाने वाली हो तो हमें क्या लगेगा, कहां से आई है, 2F1 से आई है। ठीक है भाई, तो ये आपका ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं सामने से। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से इमेज फॉर्मेशन की जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन कोई भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आपको इमेज फॉर्मेशन आनी चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन हो पाएंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम देखेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन है, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, एट
इंफिनिटी। ठीक है भाई, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है हमारे पास। पहला केस लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहां पर F1, यहां पर 2F1, यहां पर F2 और यहां पर कहीं पर 2F2। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो वहां से निकलने वाली सारी रेज कैसे आएंगी भाई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर होता है तो सारी रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और इस लेंस का काम क्या है? ये लाइट को कहां से पास कराएगा भाई? फोकस से पास कराएगा, कन्वर्ज करके फोकस से पास कराएगा। सभी रेज कहां से पास होंगी? फोकस से। ठीक है भाई, सभी रेज हमारी फोकस से पास होंगी। ठीक है, तो हमें यह बात पता है अगर रे ऑफ लाइट कहीं पर इंटरसेक्ट करती है तो इमेज आपकी वहीं पर बनती है। इस केस में लाइट ने कहां पर इंटरसेक्ट किया है? फोकस पर इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब इमेज कहां पर बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? एट फोकस, या फिर कहो F2 पर। इमेज कहां पर बनी है भाई? F2 पर बनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या है? तो ऑब्जेक्ट रखा था इनफाइनाइट पर, अब यहां पर साइज कितना है? पॉइंट साइज है इमेज का, क्योंकि सभी रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट हो रही है। तो आप कहोगे साइज क्या है? हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश्ड, या फिर कहो पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। ठीक है भाई, नेचर ऑफ इमेज क्या है? क्या हमने कहीं भी रेज लाइट ऑफ रेज ऑफ लाइट को डॉट डॉट कर कर मिलाया है कहीं पर? नहीं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इमेज बनेगी कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ साइज में आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास फर्स्ट खत्म होता है, इसको एक बार आप नोट कर लोगे। सेकंड केस आता है हमारे पास जहां पर ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा होगा? बियॉन्ड 2F1, यानी 2F1 से पीछे रखा होगा। उस केस में इमेज कहां पर बनेगी हमें देखना है। तो हम बना लेते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 और ये 2F1, यहां पर कहीं पर F2 होगा, इसको आगे बढ़ाएं तो यहां पर 2F2 होगा। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2F1, यानी कहीं यहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। अब देखो इमेज कहां पर बनेगी? एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी भाई? वो होगी पास आपकी फोकस से पास होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और बिना डिफ्लेक्ट हुए, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई और बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, इस केस में जो आपकी इमेज है वो कहां पर बन रही है भाई? वो आपकी इमेज समथिंग यहां पर बनेगी। ठीक है भाई, ये इमेज आपकी बन गई है। क्या क्या कंडीशंस हुई है यहां पर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ इमेज, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो इमेज है वो F2 और 2F2 के बीच में बनी है। तो आप लिखोगे बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज कहां बनी है भाई? हमें दिख रहा है F2 और 2F2 के बीच में बनी है। फिर क्या पूछा है हमारे साथ? फिर क्या पूछा है हमारे से? साइज ऑफ इमेज। अब आप देखो ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज का साइज है वो छोटा है, तो आप लिखोगे डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड होगी। ठीक है भाई, नेचर पूछा है, आपको दिख रहा है कि ये इन्वर्टेड भी है और हमने डॉट डॉट करके लाइन को बनाया नहीं है, तो ये क्या होगी? रियल होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज में आ जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, तो ये सिंपल है सेकंड केस, इसको भी एक बार आप देख लो। नेक्स्ट हमारे पास आता है
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा हो तब इमेज कहां पर बनेगी, इसको भी देख लेते हैं भाई। ये रहा आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर f1 है, यहां पर 2f1 है, यहां पर f2 है और यहां पर 2f2 है। आपका जो ऑब्जेक्ट है कहां रखा है भाई, इस बार 2f1 पर ऑब्जेक्ट आपका रखा है, तो हमने यहां पर बनाया कि ये रखा है आपका ऑब्जेक्ट। फर्स्ट चीज वही करेंगे, एक रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी भाई, वो पास होती जाएगी फोकस से। दूसरी जो रे है वो हमारी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और बिना डिफ्लेक्ट हुए कहां से पास हो जाएगी, बिना डिफ्लेक्ट हुए लेंस से पास हो जाएगी। ठीक है भाई, ये पास होगी मान लो। ठीक है, अब जो आपकी इमेज है, इमेज जो आपकी बनेगी वो बनेगी 2f2 पर। तो इमेज आपकी बनेगी भाई यहां पर। ठीक है भाई, ये जो रेज हैं आपको ये बिल्कुल सीधी नहीं दिख रही होंगी, हल्की हल्की बेंड दिख रही होंगी, क्योंकि हाथ से बनाने में जो चीज़ें हैं थोड़ी आगे पीछे हो जाती है। मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रखी है, इसी वजह से बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन हमारी नहीं आ रही है, तो उसको एडजस्ट करके कि इमेज बनती कहाँ है वहीं पर मैंने इंटरसेक्ट करा है। ठीक है भाई, इमेज हमारी जो बनी है 2f2 पर बनी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा था 2f1 पर, तो भाई पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट 2f2। बहुत बढ़िया। फिर क्या पूछा है, साइज ऑफ इमेज। तो भाई जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी यहां पर साइज होगा, तो आप क्या लिखोगे, सेम साइज, सेम साइज। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज भी आपको दिख रहा होगा कि भाई इन्वर्टेड है और डॉट डॉट करके कहीं पर भी नहीं मिला है, तो क्या होगी, रियल होगी। तो लिख दोगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भाई, तो ये थर्ड केस था, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी एक बार आप देख लो। तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहां पर रखा है भाई, इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन f2f1 एंड f1। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में रखा हो तो इमेज कहां पर बनेगी, ये रहा आपके पास कॉन्वेक्स लेंस ऑप्टिकल सेंटर f1 2f1, यहां पर आपका f2 और यहां पर 2f2। अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा है भाई, f2 और 2f1 और f1 के बीच में रखा है, तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया। अभी वही चीज, एक रे जो है हमारी कहां से पास होगी भाई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और हमें पता है अगर पैरेलल जाती है तो कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है भाई, अब जो दूसरी रे है, जो दूसरी रे है वो बिना डिफ्लेक्ट हुए कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और वो जाकर कहीं यहां पर मीट कर जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो जो आपकी इमेज है, इमेज कहां बनेगी भाई, जहां पर दोनों लाइट इंटरसेक्ट हुई है। ठीक है, यहां पर कहीं पर आपकी इमेज बन जाएगी। अब देखो क्या क्या कंडीशन है। अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज हमारी कहां बनी है भाई, 2f2 के भी बियॉन्ड बनी है, तो आप लिखोगे बियॉन्ड 2f2, यानी कि 2f2 के बाद में, या फिर आफ्टर 2f2 भी लिख सकते हो, उसको जनरली हम बियॉन्ड 2f2 लिखते हैं। f2 के बाद में इमेज बनी। साइज की बात करें तो साइज भी आपको दिख रहा होगा, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और जो इमेज है वो बहुत बड़ी बनी है, तो आप लिखोगे साइज ऑफ इमेज में एनलार्ज्ड। ठीक है भाई, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एनलार्ज। नेचर ऑफ इमेज इन्वर्टेड है, डॉट डॉट करके नहीं बनाया है, तो इसलिए क्या होगी, रियल होगी। रियल के साथ हम इन्वर्टेड लगाते हैं, तो रियल एंड, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास फोर्थ केस था, काफी आसान है, एक बार इसको भी आप देख लो। तो नेक्स्ट केस देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट केस क्या आता है, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा एट
F1 पर हो तो क्या कंडीशन होगी। ये रहा हमारे पास लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 है, ये 2F1 है, यहां पर F2, यहां पर कहीं पर 2F2। एक ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है F1 पर, फोकस पर रखा है। इमेज देखो कहां बनेगी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, टकराकर कहां से पास होगी भाई, F2 से पास होते निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल जाएगी। अब ये जो रेज है ये कहां पर जा रही है भाई, इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेंगी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट साइज ऑफ इमेज की बात करें, अगर आपकी इमेज आपकी कहां पर बनती है भाई, इनफाइनाइट पर, तो साइज बहुत बड़ा होगा, आप लिखोगे हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज क्या है, यहां पर आपकी रियल ही है, एक्चुअली में हमने डॉट डॉट करके नहीं बनाया है, ये तो मैंने इनफाइनाइट के लिए बनाया था। हमें जो लाइट है एक्चुअली में जा रही है इनफाइनाइट पर मीट कर रही है और इन्वर्टेड भी है, तो इन्वर्टेड यानी कि रियल, तो आप कहोगे रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास सेकंड लास्ट केस था, इसको भी आप एक बार देख लो, काफी आसान है, मुझे उम्मीद है कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे हम, बिटवीन F1 एंड O यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। देखो भाई इसकी क्या कंडीशन बनती है, मान लेते हैं कि ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा फोकस, यहां पर कहीं पर 2F1, यहां पर आपका F2 और यहां पर 2F2। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है F1 और O के बीच में, तो एक ऑब्जेक्ट हमने यहां पर रखा है भाई, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है, F1 और O के बीच में। तो सबसे पहले हमारी रे कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से, और वो कहां से पास होगी भाई, फोकस से पास होगी। दूसरी जो रे है हमारी वो कहां से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी निकल जाएगी। तो ये जो दोनों रेज है एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, रियल में मीट नहीं करेंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको वर्चुअली मीट कराने की कोशिश करते हैं। तो वर्चुअली मीट कराएंगे तो इसको हम डॉट डॉट करके पीछे बनाएंगे भाई, ठीक है, इसको यहां से मीट कराने की कोशिश करेंगे, तो कहीं पर जाकर यहां ये मीट होगी, तो यहां पर आपकी इमेज, यहां पर आपकी इमेज बनेगी, मान लेते हैं ये आपकी इमेज, ठीक है भाई। तो पूछा हमें गया है पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, तो आपकी इमेज जो है वो F2 के भी पहले बनी है, तो लिखोगे बियॉन्ड 2F1। साइज ऑफ इमेज पूछा जाए तो भाई साइज देखो ऑब्जेक्ट का छोटा है और इमेज का जो साइज है बहुत बड़ा है, तो आप लिखोगे एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड। नेचर ऑफ इमेज, हाँ भाई नेचर ऑफ इमेज में क्या आएगा इस बार, क्योंकि जो लाइट रेज है वो एक्चुअली में मीट नहीं की है, उनको हमने वर्चुअली मीट कराया है, उनको डॉट डॉट करके पीछे मीट कराया, तो इस केस में हमारे पास जो इमेज आती है वो वर्चुअल इमेज आएगी, ठीक है भाई। तो इमेज हो जाएगी आपकी, वर्चुअल के साथ क्या आता है भाई, इरेक्ट आता है, ठीक है भाई। तो ये हमारी सभी टाइप की कंडीशंस हो गई है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होता है, इमेज कहां बनती है और साइज क्या होता है, नेचर क्या होता है, इनको सभी को कलेक्ट करके हमारे पास एक टेबल दी है। स्क्रीन पर आपको टेबल दिख जाएगी, इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, इसको इवन आपको याद ही करना पड़ेगा, तो इसको याद करके चलना, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसको एक एक करके देख लेते हैं। कॉनकेव लेंस की कंडीशन क्या है,
कॉनकेव लेंस में आपके सिर्फ दो ही कंडीशन होती है। सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो इमेज आपकी कहां बनेगी? ये आपके पास एक कॉनकेव लेंस है, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहां पर f1 होता है, यहां पर 2f1 होता है, यहां पर f2 होता है, यहां पर कहीं पर 2f2 होगा। ठीक है भाई। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पर रखा है तो सभी रेस कैसे आएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और टकराने के बाद वो क्या होंगे भाई? डाइवर्ज हो जाएंगी। मान लो एक इधर से निकल गई है, फिर मान लो एक इधर से निकल जाएगी, एक ऐसे निकल गई और एक ऐसे निकल गई। ठीक है भाई। रे ऑफ लाइट आएंगी पैरेलल और कहां से पास होंगी? डाइवर्ज होकर पास हो जाएंगी। तो एक्चुअल में तो ये मीट नहीं करेंगे, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्चुअली इनको पीछे मिलाना पड़ेगा। तो इस लाइट को अगर हम पीछे मिलाए तो कहां से पास हो गए भाई? फोकस से। इसको मिलाए तो ये भी फोकस से, इसको मिलाए तो ये भी फोकस से पास होगी, इसको मिलाए तो ये भी फोकस से पास होगी। तो अगर सभी रेज पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से मीट होंगी? फोकस से। और अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है इनफाइनाइट पर तो सारी रेज कहां पर मीट करेंगे भाई? प्रिंसिपल फोकस पर। और इमेज का साइज क्या बनेगा? क्योंकि बहुत ही सभी जो रे ऑफ लाइट है एक पॉइंट पर मीट कर रही है तो इसलिए इमेज का जो साइज होगा वो भी पॉइंट साइज होगा। पोजीशन ऑफ इमेज हम क्या लिखेंगे? एट f1। f1 पे इमेज बनी है। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो हाईली डिमिनिश होगा भाई, हाईली डिमिनिश्ड होगा। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो हमें डॉट डॉट करके बनाना पड़ा। इस केस के हम क्या बोलते हैं भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये फर्स्ट केस होता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इसको एक बार आप देख लो। नेक्स्ट केस जो आता है, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रखा रहेगा। इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दो तो इमेज फॉर्मेशन का रूल सेम रहेगा। इस कंडीशन को देख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बताया गया है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है भाई। तो हमने एक लेंस बनाया है कॉनकेव लेंस, एक रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 होता है, ये 2f1 होता है, ये आपका f2 होगा और यहां पर कहीं पर 2f2 होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख दें बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर तो हम मान लेते हैं अभी हमने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया है। ठीक है। अब जो रेज है फर्स्ट, तो यही केस होता है हमारे पास। जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और वो कहां से पास होगी भाई? वो डाइवर्ज हो जाएगी। उसको अगर हम वापस मिलाएं तो वो कहां पर मीट होगी भाई? कहां से पास होगी? f1 से पास होगी। ठीक है। दूसरी रे को अगर हम मिलाएं तो वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई बिना डिफ्लेक्ट हुए, और ये जो रेज है कहां पर मिल गई? यहां पर ये मीट कर गई। तो आपका जो इमेज है वो यहीं पर बन जाएगी। इमेज कहां पर बनेगी भाई? यहां पर। ठीक है भाई। ये हमारी इमेज बन गई है। हमें क्या पूछा गया है? पोजीशन ऑफ इमेज। तो आप कहोगे बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। पोजीशन ऑफ इमेज में आएगा बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। साइज ऑफ इमेज अगर बात करें तो साइज ऑब्जेक्ट का बड़ा है, यहां पर इमेज का साइज छोटा है, तो आप कहोगे डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो एक जो रे है हमारी डॉट डॉट करके हमने मिलाया उसको, तो यानी कि ये भी कैसा केस होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस होगा। तो नेचर ऑफ इमेज में आ जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई। तो ये भी हमारे पास दो ही केस बनते हैं इस कंडीशन में भी। तो पहला हमारे पास होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा है तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर बनती है। और दूसरा केस जो है हमारे पास वो इनफाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं पर भी रखा हो तो इमेज हमेशा आपकी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ही बनेगी। ठीक है भाई। इसको भी एक बार आप देख लो।
इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होता है, इमेज कहां पर बनती है, साइज क्या होता है, नेचर क्या होता है, इससे रिलेटेड भी आपके पास एक टेबल मिल जाएगी। आप इस टेबल को देख लेना, टेबल को याद करके ही चलना, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करते हो तो ये चीज आपसे याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला अगर मैं बात करूं सिंपल भाषा में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यही आपका लेंस फॉर्मूला है, वेर v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ रेस्पेक्टिव लेंस। लेंस की क्या फोकल लेंथ होगी, ये फॉर्मूला दोनों के लिए काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी और कॉन्केव लेंस के लिए भी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो मैग्निफिकेशन का आता है। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m से, और m का फॉर्मूला हमें दिया गया है h डैश अपॉन h, वेयर h डैश इज हाइट ऑफ इमेज। h डैश क्या होता है भाई, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है m इज टू h डैश अपॉन h, और दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का हमारे पास होता है m इक्वल टू v अपॉन u, वेयर v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्ट और u क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है भाई। तो ये रहे हमारे पास दो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। अगर आपको याद हो कि हमने रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था तो तब भी हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था, वहां पर जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था इन टर्म ऑफ हाइट तो सेम था, h डैश अपॉन h ही था। पर अगर हम बात करें m इक्वल टू v अपॉन u, तो रिफ्लेक्शन के केस में हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, और लेंस के केस में हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है मैग्निफिकेशन का v अपॉन u, यानी कि यहां पर माइनस का फर्क था लेंस में और मिरर में, ठीक है भाई। तो ये चीज आप एक बार नोट कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हैं आखिरी टॉपिक का नाम है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस होता क्या है, अगर बात करो कि किसी भी लेंस पर पैरेलल रेज आ रही है, उन पैरेलल रेज को वो कितना कन्वर्ज या फिर कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, वही उसकी पावर होगी। मान लेते हैं यहां पर हमारे पास एक लेंस है, एक लेंस है हमारे पास, यहां से रे ऑफ लाइट आई है, अब इसने इसको कन्वर्ज किया तो मान लो यहां तक कन्वर्ज कर दिया इसको, ठीक है। और एक और मान लो लेंस है, रेज ऑफ लाइट आई, उसने इस बार यहां तक कन्वर्ज कर दिया, तो इसने कम कन्वर्ज किया है और इसने ज्यादा कन्वर्ज किया है, यानी कि ये जो सेकंड नंबर का लेंस होगा ये ज्यादा पावर का होगा, ठीक है। तो कोई कितना ज्यादा कन्वर्ज कर सकता है, कितना ज्यादा डाइवर्ज कर सकता है लाइट को, वही उसकी पावर होती है, ठीक है। और पावर और फोकल लेंथ में एक और डिफरेंस है भाई। एक रूल हमने पढ़ा था, अगर पैरेलल कोई रेज आए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो कहां से पास होती है, फोकस से। अगर किसी लेंस की जो पावर है वो कम है तो भाई वो दूर जाकर उसको कन्वर्ज करेगा, तो यानी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो अगर किसी की पावर कम तो फोकल लेंथ ज्यादा, और अगर किसी की पावर जो है वो कम हो गई, ज्यादा होगी पावर, इसने ज्यादा बेंड कर दिया इसको, तो यानी फोकल लेंथ पास में आ गई तो फोकल लेंथ कम हो गई। इसका मतलब एक रिलेशन हमारे पास आता है कि पावर जितनी ज्यादा होगी फोकल लेंथ उतनी पास आती जाएगी। पावर जितनी ज्यादा होगी, कन्वर्ज करने की पावर जितनी ज्यादा होगी लाइट को, फोकल लेंथ उतनी पास आती रहेगी। यानी ज्यादा पावर तो फोकल लेंथ कम, या फिर हम कहें पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, या फिर कहें P इक्वल टू 1/f। तो एक पावर का हमारे पास फॉर्मूला भी आ जाता है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f। समझ में आई बात? आगे देखो क्या है, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें,
अब जैसे फोकल लेंथ थी उसकी यूनिट क्या होती थी भाई, मीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती थी, पर हमारे पास एक नई टर्म है पावर, तो इसकी यूनिट भी हमारी डिफाइन है जिसको हम बोलते हैं डायोप्टर। पावर को हम किस में मेजर करते हैं, डायोप्टर्स में। आंसर आपका किस में आएगा, डायोप्टर्स। जब भी आप पावर निकालोगे आंसर किस में आएगा आपका, डायोप्टर्स में आएगा। एक बात और है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। कहने का मतलब यह है कि पावर डायोप्टर में तब आएगी अगर फोकल लेंथ मीटर में दी होगी। यानी कि अगर आपके पास फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तब जाकर पावर आएगी। ये चीज तब आपको अच्छे से समझ में आएगी जब अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई। तो और क्या चीज है हमारे पास, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर लेंसेज। इसका मतलब यह है जब हमारे पास एक लेंस है उसकी पावर हमने देखी, मान लो 2 डायोप्टर है, ये लेंस है, यहां से रेज आई, इसने इसको कन्वर्ट कर दिया और इसकी जो पावर है 2 डायोप्टर है। अगर हम एक और लेंस लगा दें जिसकी पावर अलग होगी, मान लो इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो जब रेज ऑफ लाइट आएंगी तो ये भी कन्वर्ज करेगा, ये भी कन्वर्ज करेगा। अब नई पावर क्या होगी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो लेंसेज बना है इसकी पावर क्या होगी। तो इसके पास भी हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इफ 2 और मोर लेंसेज आर प्लेस्ड टुगेदर, जब हम 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज को एक साथ रखते हैं, टू कंबाइन लेंसेज, यानी वो क्या करते हैं, कंबाइन करके लेंस बनाते हैं, देन द पावर ऑफ दिस कंबाइंड लेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। यानी इसकी और इसकी जो पावर है वो प्लस कर दो। अगर इसकी 2 है डायोप्टर, इसकी 3 डायोप्टर है, तो टोटल जो होगी वो 5 हो जाएगी, 2 + 3। तो टोटल पावर निकालनी है वो इंडिविजुअल पावर के सम के बराबर होगी। जितने भी लेंस है उनकी पावर को आपको सिंपली प्लस कर देना है, तो आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की पावर आ जाएगी। एक बार इसको देख लीजिए आप। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है अगर हम किसी एक लेंस के एक पोर्शन को ब्लैक पेपर से ढक दें तब भी वो पूरी इमेज बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। ठीक है। तो लिखा है द कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इफ इट इज 1/2 इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग केस। ठीक है भाई। अब देखते हैं क्या केस है। पहला केस हमारे पास आता है, व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, अगर हमारा ऊपर वाला पोर्शन कवर्ड है तब क्या होगा। इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल रिफ्रैक्ट बाय द लोअर हाफ ऑफ द लेंस। ये जो लाइट आएगी भाई, ये जो लोअर हाफ होगा आपका, उससे रिफ्रैक्ट होकर एक नई इमेज बना लेगी। ठीक है भाई। दीज रेज मीट एट द अदर साइड ऑफ द लेंस टू फॉर्म द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में हमने बना रखा है भाई, नीचे से रेज आएंगी और यहाँ से एक साथ इंटरसेक्ट होकर यहाँ पर इमेज बना लेगी। तो अगर वो हाफ हमने कवर भी कर रखा है तब भी आपकी इमेज कंप्लीट बनेगी। हाँ, पर उसकी जो इंटेंसिटी है या फिर वो जो शार्पनेस है वो हल्की सी वीक रहेगी। सेकंड केस क्या बनता है, व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड। अब हमने नीचे वाला हाफ ही कवर कर दिया भाई, पहले इमेज जो है नीचे से बन रही थी, अब हमने नीचे वाला हाफ ही कवर कर दिया। लिखा है इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्रैक्टेड बाय द अपर हाफ। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ से रिफ्रैक्ट होगी भाई, अपर हाफ से रिफ्रैक्ट होगी। दीज रेज मीट एट द अदर साइड ऑफ द लेंस टू फॉर्म द इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। अदर साइड क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी और वहां पर एक इमेज बना लेंगे। ठीक है भाई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है भाई, हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है भाई। कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है भाई। चलो ठीक है। तो फिर क्या कहा है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमें फोकल लेंथ दी है भाई, कितनी दी है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो इससे जितनी भी रेज आती है वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से। तो इसका जो फोकस है वो पोल से राइट साइड मिलता है और पोल से राइट साइड जितनी भी वैल्यू उनको हम क्या लेते हैं भाई, पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए हमने एफ की वैल्यू +10 ली है।
ड्रॉ अ रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, यानी आपको पोजीशन फाइंड करनी है, वी की वैल्यू फाइंड करनी है, साइज फाइंड करना है यानी कि आपको एच की वैल्यू फाइंड करनी है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, और नेचर हम कैसे फाइंड करते थे भाई, एम की वैल्यू से। इस केस में क्या हो जाएगा, नोट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, और अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आती है उस केस में आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है भाई, वी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, क्या होता है भाई लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस आता है यहाँ पर, माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें v की वैल्यू निकालनी है, माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है भाई, -20 दी है। ठीक है भाई, u की वैल्यू को हमने डिस्कस नहीं किया। u की वैल्यू जो है वो माइनस में क्यों आई है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो पोल से लेफ्ट साइड रखा है, और पोल से जितनी भी लेफ्ट साइड होती है हम सभी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, इसलिए हमने u की वैल्यू -25 ली है। ठीक है भाई, इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है भाई, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/v ये हो जाएगा प्लस 1/25 इक्वल टू 1/10। v की वैल्यू निकालनी है तो हम 1/25 को उस साइड भेजेंगे तो 1/10 माइनस 1/25 आएगा। ठीक है भाई, उसके बाद 1/v इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा आपका 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा, एलसीएम इनका 50 आ जाएगा। तो 1/v इक्वल टू ये कितना बचेगा, 3/50। सो द वैल्यू ऑफ v इज 50/3। इसको कट करोगे तो आएगा 16.66 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 16.66 सेंटीमीटर, विच मीन्स जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी भाई, वो बियॉन्ड द मिरर बनेगी। ठीक है, रे डायग्राम भी पूछा है, चलो रे डायग्राम भी बना लेते हैं साथ साथ में तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है भाई, देखो व्यू से ही बना लेते हैं। एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी भाई। ठीक है भाई, पैरेलल आई, कहाँ से पास होगी भाई, ये पास होगी हमारी फोकस से। ठीक है भाई, ये मान लो फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है हमारी आएगी पोल से, और कहाँ जाएगी भाई, सीधी निकल जाएगी, पोल से गई है। ठीक है, अब देखो इंटरसेक्ट कहाँ पर की है, इंटरसेक्ट यहाँ पर की है, तो इमेज हमारी यहाँ बन जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब जो इमेज है उसकी डिस्टेंस कितनी आई है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी आई है भाई, डिस्टेंस हमारी v की 16.66 सेंटीमीटर आई है डिस्टेंस। ठीक है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना था, 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और हाइट भी दी है हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, और हमें हाइट ऑफ इमेज पूछी है, इसको हम अभी निकालेंगे। तो v की वैल्यू आ गई थी, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हम वैल्यू निकाल लेते हैं m की। तो m का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंस के केस में v/u। ठीक है भाई, मिरर के केस में -v/u होता था, m के लेंस के केस में क्या होता है, v/u। तो m इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है हमारी 16.66, इससे पिछले वाली वैल्यू हम ले लेंगे, ये वाली 50/3, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। और u की वैल्यू कितनी है -25। ठीक है भाई, आप 25 से 50 को कट करोगे तो कितना आएगा 2, तो m की वैल्यू हमारे पास बची रहेगी -2/3। ठीक है भाई, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -0.66। तो m की वैल्यू कितनी आई है भाई, -0.66, और m की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, और मैंने बताया था अगर नेगेटिव होती है तो इमेज कैसी होती है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमारी इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, तो हमने क्या क्या चीज़ बता दिया है अभी तक, हमने बता दिया है पोजीशन बता दी है, और साथ ही साथ नेचर भी बता दिया। तो अभी एक चीज़ और रह रही है साइज़। ठीक है भाई, साइज़ का मतलब हमें क्या है, हमें h' की वैल्यू निकालनी है, h'। ठीक है भाई, तो h' के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, जो कि होता है h'/h, वेयर h' इज इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, कितनी है -2/3 इक्वल टू
एच डैश तो हमें निकालना है, एच हमें दिया है कितना है 5, ये उधर जाएगा तो -2 इंटू 5/3 जो कि हो जाएगा एच डैश की वैल्यू, ये हो जाएगा -10/3 इक्वल टू एच डैश। सो एच डैश विल इक्वल टू -3.33 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब हमारे पास एच की वैल्यू भी आ गई। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, कहा है अ कॉनकेव लेंस, इस बार हमारे पास कौन सा है भाई, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी फोकल लेंथ दी है भाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब इसकी जो फोकल लेंथ है भाई वो हमारी पोल से लेफ्ट साइड होती है, यानी इसकी वैल्यू हम कैसे लेंगे भाई, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो एफ कितना हो जाएगा -15। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब हमने देखा है कि भाई जो हमारे कॉनकेव लेंसेज होते हैं वो ज़्यादातर इमेज भी पहले ही बनाते हैं मिरर से। ठीक है, तो इमेज इसकी कहीं पहले ही बनेगी, हमें इतना पता है, पोल से पहले ही बनेगी, तो उसकी वैल्यू भी हमने क्या ले लिया भाई, नेगेटिव ले लिया। ठीक है भाई, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर हम रखें कि जो उसकी इमेज है वो -10 पर आए और फोकस उसका -15 हमें दिया है। ठीक है भाई, चलो पहले हम एक काम करते हैं, रे डायग्राम बना लेते हैं जिससे थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो हमने रेंडमली कहीं पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, अब वो क्या होगा, वो अपना पाथ यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, एक तरीके से यहाँ से इमेज ऐसे निकल जाएगी, रे ऑफ लाइट, सॉरी। ठीक है भाई, यहाँ से आई है, पर हम क्या करते हैं भाई, उसको पीछे मिलाकर देखते हैं, तो ये कौन सा केस होता है भाई, हमारा वर्चुअल इमेज का। ठीक है, हम डॉट डॉट करके इसको पीछे मिलाया तो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक रे हमारी कहाँ से जाती है भाई, पोल से होती हुई बिना डिफ्लेक्ट करे। ठीक है भाई, पोल से होती हुई निकल जाएगी सीधी। अब देखो ये मीट कहाँ पर की है भाई, यहाँ पर मीट की है। ठीक है भाई, अब हमारी इमेज जो है वो इमेज यहीं पर बनेगी। ठीक है भाई, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। अब ये वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है, क्यों सॉरी वर्चुअल है या रियल है, क्योंकि हमने इसको डॉट डॉट करके मिलाया है, क्योंकि हमारी जो लाइन है डॉट डॉट करके आई है, इसका मतलब ये इमेज आपकी वर्चुअल होगी। ठीक है भाई, आगे देखेंगे, बाकी मैग्नीफिकेशन से प्रूफ करेंगे इसको कि वर्चुअल है या फिर रियल है। आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर लेते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम हमने बना दिया है, हमें क्या पूछा, हमने क्या निकालना है भाई, यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, चलो यू की वैल्यू निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, हमारे पास लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है भाई, हमें क्या निकालना है, हमें u की वैल्यू निकालनी है। इस बार हमें v की वैल्यू दी है, तो 1/1 -10 दी है v की वैल्यू, -1/u हमें निकालना है, इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू कितनी है, -15। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू इसको इधर ले जाकर प्लस में बना देंगे और ये माइनस वाली वैल्यू इधर आकर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, 1/-10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/u। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर आएगा आपका -2 अपॉन में 30 आ जाएगा। ठीक है भाई, और नीचे माइनस रहेगा, इक्वल टू 1/u। तो ये बचेगा हमारा 1/-30 इक्वल टू 1/u। सो द वैल्यू ऑफ u विल बिकम -30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलो u पूछा है और हमें पूछा है, हाँ बस यही पूछा, u की वैल्यू पूछे, m तो m की नीड नहीं है निकालने की, फिर भी हमने बता दिया कि भाई जो इमेज है वो हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देख लो आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर
वन टाइप ऑफ लेंस, जैसे आपको बताना है कि जो लेंस है ये कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। देखो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। हमें एक फॉर्मूला पता है, P इक्वल टू क्या होता है 1/f। सो F इज टू क्या हो जाएगा 1/P। तो F इक्वल्स टू 1/ कितना है -2। F इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -0.5 मीटर। अगर पावर की यूनिट डायोप्टर में होती है तो फोकल लेंथ किस में आती है हमारी, मीटर में आती है। ठीक है भाई। अब देखो जो हमारे पास फोकल लेंथ है -0.5 आ गई है, पर हमें बताना है कि लेंस कौन सा है। तो आप एक बार देखो, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारी लेफ्ट साइड होती है, सॉरी राइट साइड होती है, और राइट साइड वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव लेते हैं। तो यानी कि कॉन्वेक्स की हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव आई है। इसमें इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास लेंस दिया है ये हमारा कॉनकेव लेंस दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर इसको देख लो आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्शन लेंस ऑफ पावर +1.5 diopter. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? आपको बताने जो भाई लेंस डॉक्टर ने दिया है वो डाइवर्जिंग है या फिर कन्वर्जिंग है। सिंपल है क्वेश्चन, जैसे पिछले क्वेश्चन था ऐसे ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू P इक्वल टू 1/f एंड F इज इक्वल्स टू 1/P। सो F इज इक्वल्स टू 1/P की वैल्यू कितनी है 1.5, पॉइंट हटाओगे 0 लगेगा। F इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा हमारा, इसको हम डिवाइड करते हैं, चलो 2 टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो 2/3 यानी कि F इक्वल टू 0.66 मीटर। ठीक है भाई। F की वैल्यू हमारी कैसे आई है, नेगेटिव तो नहीं आई है, पॉजिटिव आई है। और अभी हमने देखा था कि अगर हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो लेंस हमारा कौन सा होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस सारी प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज आती है उनको कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पर। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद मुझे है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हमने कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लिए, हमने सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर भी कर लिया है। पर अब ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और बहुत सारे अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। उसमें पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं और एग्जाम्पलर से क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा है इस वीडियो में, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। जितना जल्दी से जल्दी होगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।